प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों से होगा कार्यक्रम का प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल युद्ध के शहीदों को किया याद। कारगिल विजय को बताया भारत के सामर्थ्य, संयम और संकल्प की जीत। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एस जयपाल रेड्डी का निधन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 77 साल के जयपाल रेड्डी ने हैदराबाद में ली अंतिम सांस। मॉस्को में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने रैली कर रहे कई लोगों को लिया हिरासत में। प्रदर्शनकारी निकाय चुनाव में शामिल किए जाने की कर रहे थे मांग। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। सबसे पहले बात मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पीएम मोदी के दोबारा सत्ता संभालने के बाद मन की बात कार्यक्रम की दूसरी कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री सहित सेना प्रमुख विपिन सिंह रावत सहित नेवी प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोवा ने भी शिरकत की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की एक प्रदर्शनी भी देखी। 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तानी सेना को भारतीय सीमाओं से खदेड़ बाहर कर दिया था। 60 दिन तक चले इस जंग में देश की सरहद की रक्षा करने के लिए बिना हिचक 520 से भी ज्यादा बहादुर जवानों ने हंसते हंसते अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। प्रधानमंत्री ने उन्हीं शहीदों की याद में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। कभी वीरता और पराक्रम का दृश्य देख करके तालियां गूंज उठती थी, तो कभी उस मां को देख करके हर किसी की आंख में से आंसू बह रहे थे। थरथराते होठों से आंखों में आंसुओं का समंदर और दिल में यादों का तूफान समेटे एक परिवार अपने लाडले को गर्व से विदा करता है, क्योंकि वो जानता है कि मां भारती का सच्चा सपूत अपने परिवार के साथ किए वादे को तो तोड़ सकता है, लेकिन अपनी मां भारती के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ किए वादे को कभी नहीं तोड़ सकता। हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है, मां की बस यही परिभाषा है। सैनिक जिंदगी और मौत में भेद नहीं करते। उनके लिए तो कर्तव्य ही सब कुछ होता है। तो नम आंखों के साथ प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने भारतीय सेना के पराक्रम की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान की नापाक मंशा को भारतीय सेना ने 1999 में कुचल दिया था। कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस की जीत थी। भारत के संकल्पों की जीत थी।
करगिल में विजय भारत के सामर्थ्य और संयम की जीत थी। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश के लिए जो जीने और मरने की परवाह नहीं करते, वो अजर अमर होते हैं। द्रास करगिल के सेक्टर में साल 1999 में पाकिस्तानी सेना दबे पांव घुसपैठिए की शक्ल में भारतीय सीमाओं में अवैध रूप से घुस आई थी। भनक भारतीय सेना को लगी तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए शुरू किया ऑपरेशन विजय। 15,000 फीट से भी ऊंचाई का रण क्षेत्र गवाह बना भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और कमाल के रण कौशल का। देश ने अपने 500 से ज्यादा वीर सपूतों की शहादत जरूर दी, लेकिन पाकिस्तान के बहरूपीय मुखौटे को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। 20 साल बाद जब कृतज्ञ राष्ट्र अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को नमन कर पाकिस्तान की मंशा को फिर से उजागर किया। शुरू से ही कश्मीर को लेकर छल करता रहा। 1999 में उसका छल पहले की तरह फिर एक बार छल की छलनी कर दी गई। उस समय अटल जी ने कहा था, हमारे पड़ोसी को लगता था कि कारगिल को लेकर भारत प्रतिरोध करेगा, विरोध प्रकट करेगा और तनाव से दुनिया डर जाएगी। रोने गिड़गिड़ाने के बजाय प्रभावी जवाब देने का यही रणनीतिक बदलाव दुश्मन पर भारी पड़ गया। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए स्पष्ट किया कि एक बार फिर मुंह की खाने के बाद भी पड़ोसी आतंक के जरिए भारत की शांति भंग करने की नाकाम कोशिश करता रहता है। लेकिन भारत के सजग प्रहरियों ने ऐसी किसी भी साजिश को परवान चढ़ने नहीं दिया। उन्होंने आतंक से निपटने और मानवता के हित में विश्व को एक साथ एक स्वर में खड़े होने की अपील की। युद्ध में पराजित कुछ लोग छद्म युद्ध के सहारे अपना राजनीतिक मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज समय की मांग है कि मानवता में विश्वास रखने वाली सभी शक्तियां सशस्त्र बलों के साथ समर्थन में खड़ी हो, तभी आतंकवाद का प्रभावी तौर पर मुकाबला किया जा सकता है। कार्यक्रम में करगिल युद्ध में शहीद हुए वीरों के परिवार वाले भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने सभी के जज्बे और हौसले को सलाम किया। उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद मौजूदा केंद्र सरकार ने राष्ट्र के प्रति समर्पित सैनिकों के हित में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि काफी समय से अटकी मांग 1 रैंक 1 पेंशन को सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। शहीदों को सम्मान देने और उनकी वीर गाथाओं को युवाओं तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण कराया गया है। साथ ही 2019 के कार्यकाल में शहीदों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि की गई है। इसके अलावा सेना के आधुनिकीकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो शत-शत नमन हमारे वीर जवानों को। और अगली अहम खबर आ रही है, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयपाल रेड्डी का हैदराबाद में निधन हो गया है। जयपाल रेड्डी 77 साल के थे। वे पिछले कई दिनों से बीमार थे। कल रात उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद में AIG अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां उन्होंने अंतिम सांस ली।
16 जनवरी 1942 को हैदराबाद के मदगुल में जन्मे जयपाल रेड्डी कांग्रेस के कद्दावर नेता के रूप में चर्चित थे। जयपाल रेड्डी यूपीए सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार संभाला था। इससे पहले वे 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की कैबिनेट में सूचना और प्रसारण मंत्री भी रह चुके हैं। 2009 लोकसभा चुनाव में वे चेवला सीट से सांसद चुने गए थे। जयपाल रेड्डी 1969 से 1984 के बीच आंध्र प्रदेश के कलावकुर्ती से 4 बार विधायक भी रह चुके थे। उन्होंने आपातकाल के दौरान कांग्रेस छोड़ दी थी और जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। 1999 में उनके 21 साल के बाद कांग्रेस में वापसी हुई। वे यूपीए के दोनों कार्यकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रमाकांत, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि एक बेहद कद्दावर नेता रहे कांग्रेस के वो, और काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे अपने राजनीतिक सफ़र में। काफ़ी लंबा उनका राजनीतिक सफ़र रहा और अब उनके जाने से जाहिर एक शोक की लहर पूरे राजनीतिक दुनिया में इस वक्त दौड़ गई है। खासकर कांग्रेस के लिए भी बहुत ही दुख का क्षण है। Well, it's absolutely yes. He was a very important leader as far as the Telangana movement is also concerned. And if you look at his achievements, he was one who instrumental freedom for the government electronic media like Doordarshan, wherein he pursued and saw to it that the Prasar Bharati bill was passed in the parliament. And apart from that, Jayapal Reddy, as the information and broadcasting minister, he also played a crucial role in bringing freedom to the media. He always believed in freedom of the press. And apart from that, as far as the 2014 Andhra Pradesh Bifurcation Act is also concerned, as an important leader in the Congress party, he has influenced Congress leadership for the importance of carving a separate statehood for Telangana. And apart from that, he also saw a different vision for Telangana, but it's really unfortunate that he was admitted on Friday to the Gastro Institute of Technology in Gachibowli with some stomach ailments and high fever. He passed away early this morning at around 1:30. बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं इसी खबर को लेकर। चंद्रशेखर, जिस तरह से हमने देखा कि जयपाल रेड्डी वाकई एक काफ़ी लंबा इनका राजनीतिक सफ़र रहा और काफ़ी कद्दावर नेता ये रहे कांग्रेस के। हाल ही में जिस तरह की खबरें बीच में आ रही थी, काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अब उन्होंने संसार को अलविदा कह दिया। किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जयपाल रेड्डी के जाने से? काफ़ी ज़्यादा इनका फैन बेस था, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय नेता रहे ये। बिल्कुल जया, देखिए कांग्रेस के एक कद्दावर नेता थे जयपाल रेड्डी, लेकिन वो काफी मुखर भी थे। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 1977 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और जनता पार्टी का रुख किया था जब देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी। लेकिन उसके बाद 1999 में वो 21 साल बाद वापस कांग्रेस में आए और यूपीए एक सरकार में शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। यूपीए 2 में वो शहरी विकास मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री भी रहे। और साथ ही साथ अगर पहले की बात करें तो इंद्र कुमार गुजराल की जब सरकार थी तो उनकी कैबिनेट में वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय उन्होंने संभाला था। और कल शनिवार जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उसके बाद उन्हें एआईजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहां रात को 2:30 पर उनका निधन हो गया और उनके जाने से वाकई कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल चंद्रशेखर जोशी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज जयपाल रेड्डी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनसे जुड़ी और भी खबरें हम आपको देते रहेंगे। बड़े आगे तो कोल्हापुर जा रही महालक्ष्मी एक्सप्रेस में सवार सभी यात्रियों को बचा लिया गया है। ठाणे के बदलापुर के पास ट्रैक के जल भराव के कारण फंसे 1000 से अधिक लोगों को अधिकारियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गौरतलब है कि भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से ट्रेन शुक्रवार देर रात से फंसी हुई थी। राहत और बचाव के काम में आरपीएफ, एनडीआरएफ, सेना, नौसेना, स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने शानदार काम किया।
यात्रियों को बाहर निकालने के बाद उनको उनके घरों तक पहुंचाने के लिए भी खास इंतजाम किए गए। इसके लिए खास तौर पर बसों का इंतजाम किया गया। साथ ही यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेन भी चलाई गई। और इस बीच मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने मुंबई के नजदीक कल्याण में बाढ़ के कारण एक इमारत में फंसे 9 लोगों को सकुशल बचा लिया। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द हाजिर होते हैं। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा। और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। करोड़ों महिलाओं को है गोली में विश्वास। अरे सर 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 गुरजी नाम सर, एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम दास, वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कार्ड। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से, उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? ब्रेक के बाद स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 3 अफ्रीकी देशों बेनिन, गाम्बिया और गिनी की यात्रा पर रवाना होंगे। इन तीनों पश्चिमी अफ्रीकी देशों की किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति की 7 दिन की इस यात्रा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री प्रताप चंद्र शनगी साथ रहेंगे। राष्ट्रपति बेनिन के कोनोनाओ में भारतीय समुदाय के लोगों के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। गाम्बिया में बुधवार को राष्ट्रपति कोविंद राजधानी बंजुल में राष्ट्रपति अदामा बैरो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। उसी दिन राष्ट्रीय असेंबली के विशेष सत्र को भी वो संबोधित करेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति 1 अगस्त को गिनी की राजधानी कोनार्की पहुंचेंगे। वे 2 अगस्त को वहां के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने टेलीकॉम और डिजिटल कंपनियों के प्रमुखों के वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया का मकसद गरीबों का सशक्तिकरण करना है। उन्होंने कहा कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 3रे संस्करण का आयोजन 14 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होगा। That India has to reform and perform in order to transform. No initiative should be there which is reform simpliciter unless it leads to transforming the quality of life of ordinary Indians. Programs like Digital India, Make in India, Startup India, Skill India, Smart Cities, Stand Up India are all technology-based programs. But all are transformative programs.
भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा दौरे पर हैं। शनिवार को रोहतक पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस साल हरियाणा में होने वाले चुनाव के लिहाज से उनका ये दौरा काफी अहम है। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर नड्डा ने कहा कि सरकार का पूरा फोकस गरीबों के जीवन में बदलाव लाने पर है। 2022 तक 2 करोड़ लोगों को 1,95,00,000 लोगों का घर बनाया जाएगा, पक्का मकान। पक्के मकान के साथ साथ शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर, गैस की सप्लाई और टॉयलेट युक्त मकान। आप समझिए कि 2022 75 साल आजादी के पूरे होने पर भारत में 2 करोड़ गरीब लोग पक्के छत के नीचे रह सकेंगे, परिवार रह सकेंगे। इस तरीके की कल्पना करेंगे। भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या ने उच्चतम न्यायालय से अपनी और अपनी परिजनों की मालिकाना संपत्तियों को कुर्क करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। माल्या ने अपनी याचिका में कहा कि कथित अनियमितताओं के मामलों का सामना कर रहे किंगफिशर एयरलाइंस की संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियां कुर्क नहीं होनी चाहिए। बंबई उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई को माल्या की संपत्तियां कुर्क करने को लेकर विशेष अदालत में जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। अदालत की खंडपीठ ने पिछले महीने माल्या द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें धन शोधन रोकथाम कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के सामने लंबित कार्यवाही पर रोक का अनुरोध किया गया था। इस साल 5 जनवरी को विशेष अदालत ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। उसके बाद अदालत ने उनकी संपत्तियां कुर्क करने के लिए कार्यवाही शुरू की थी। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस के समक्ष 6 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 4 महिलाएं शामिल हैं। सभी के सिर पर सामूहिक रूप से 32 लाख से ज्यादा का इनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की पहचान गोकुल उर्फ संजू मदावी, रतन उर्फ मुन्ना कुंजामी के रूप में की गई है। महिला नक्सलियों की पहचान सरिता, शैला, जरीना और मीना धुर्वा के रूप में की गई है। और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में करीब 1 दर्जन नक्सली मार गिराए हैं। इनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। मुठभेड़ बस्तर जिले में तिरिया के जंगल में हुई। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने बताया कि बस्तर जिले के नगरनार इलाके में तिरिया और माचकोट के जंगलों में नक्सलवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में करीब 1 दर्जन नक्सलवादी मारे गए। पुलिस ने मौके से 7 शव बरामद कर लिए हैं। कुछ शवों को नक्सली ले जाने में कामयाब रहे। घटनास्थल की तलाशी लेने पर 2 राइफल सहित कई हथियार भी बरामद किए गए। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और सूचना मिली हुई थी कि वहाँ पे उड़ीसा के पास एक कैंप संचालित है। बड़ी सफलता है स्टेट के एसटीएफ की और डीआरजी की। इस मुठभेड़ में मेरे ख्याल से 1 दर्जन के ऊपर नक्सली मारे गए हैं। 7 लोगों की डेड बॉडी बरामद की है फोर्सेस ने। कुछ लोगों के शव माओवादियों शायद अपने साथ ले जाने में सफल हुए। तो सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने शनिवार को भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से पहले 4 हेलीकॉप्टर सौंप दिए, जबकि 4 और हेलीकॉप्टरों की अगली खेप अगले सप्ताह मिलेगी। AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप की आपूर्ति हिंडन एयरबेस पर की गई। AH-64E अपाचे विश्व के सबसे उन्नत बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से एक हैं, जिसे अमेरिकी सेना उड़ाती है। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार और बोइंग लिमिटेड के साथ 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए करोड़ों डॉलर के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि अपाचे बेड़े के जुड़ने से बल की लड़ाकू क्षमता में काफी वृद्धि होगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर में वायुसेना की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो सभी सांसदों से आग्रह करेंगे कि वो अपने क्षेत्र में लोगों को हेपेटाइटिस के प्रति जागरूक करें। राजधानी दिल्ली में लिवर एंड वाइलरी संस्थान की ओर से आयोजित सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह पोलियो का उन्मूलन हुआ है, उसी तरह से हेपेटाइटिस का भी उन्मूलन के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है।
ए और ई वायरस वायरल दूषित खाद्य हेपेटाइटिस पदार्थ दुनिया भर में या बड़ी संक्रमित स्वास्थ्य पेयजल के चुनौती जरिए बनी हुई है। भारत इस में रोग करीब की 5 वजह करोड़ से से अधिक लिवर की लोग कार्य हेपेटाइटिस प्रणाली बी गड़बड़ा और जाती है, हेपेटाइटिस सी से व्यक्ति के पीड़ित शरीर में यही पहुंच वो सकती आंकड़ा है। है यदि जो न केवल लापरवाही की सरकार के वजह लिए, से बल्कि डॉक्टरों के लिए चिंता का। और मॉस्को नगर निकाय के चुनाव में कई निर्दलीय प्रत्याशियों की उम्मीदवारी रद्द किए जाने के फैसले के विरोध में रूस की राजधानी मॉस्को में विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इन सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि राजनीतिक कारणों से उन्हें इन चुनावों में भाग लेने से रोका जा रहा है। 8 सितंबर को होने वाले चुनावों में भाग लेने से रोके गए कुछ उम्मीदवारों को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। अधिकारियों ने लगभग 30 उम्मीदवारों को ये कहते हुए अयोग्य घोषित कर दिया था कि वे चुनाव में खड़े होने के लिए जरूरी योग्यता नहीं रखते। और फ्रांस ने अमेरिका की धमकियों के बाद भी गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी डिजिटल कंपनियों के ऊपर लगाए गए ऐतिहासिक कर को वापस नहीं लेने का संकेत दिया है। फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ली मेयर ने कहा कि डिजिटल कर लागू रहेगा। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर फ्रांस के डिजिटल कर को बेवकूफी बताते हुए कहा था कि वे इसके बदले में फ्रेंच वाइन पर कर लगाएंगे। मेयर ने ट्रंप की टिप्पणी के मद्देनजर कहा कि फ्रांस हर स्थिति में इस कर को लागू रखेगा। फ्रांस ने सप्ताह 3% की दर से डिजिटल कर लागू किया है। ये मुख्यतः उन कंपनियों के लिए है जो ऑनलाइन विज्ञापन बेचने के लिए उपभोक्ताओं की सूचनाओं का इस्तेमाल करती है। अभी गूगल, अमेजन, फेसबुक, एप्पल, एयरबीएनबी और उबर जैसी कंपनियां फ्रांस जैसे देशों में कारोबार करने के एवज में बेहद कम कर का भुगतान करते हैं। कर से बचने के लिए अधिकांश कंपनियां यूरोपीय संघ के किसी ऐसे देश में क्षेत्रीय मुख्यालय बनाते हैं जहां कर अपेक्षाकृत निम्न है। और हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए डीडी न्यूज को चैंपियंस ऑफ एम्पैथी अवार्ड से सम्मानित किया गया। डीडी न्यूज की तरफ से डीडी न्यूज के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने पुरस्कार ग्रहण किया। ये पुरस्कार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिया। इस मौके पर डीडी न्यूज के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय प्रसारक होने के नाते डीडी न्यूज का समाज और देश के प्रति दायित्व है कि वो स्वास्थ्य से जुड़ी खबरों के जरिए लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक करें और लोक प्रसारक के रूप में डीडी न्यूज हमेशा अपने इस दायित्व का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करता रहेगा। डीडी न्यूज़ एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, तो ये हमारा दायित्व है कि स्वस्थ भारत को बनाने में हम जो है वो योगदान करें और जो विभिन्न रोग हैं उनके संबंधित जो मैसेजेस हैं वो जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंटिव मैसेजेस हैं या फिर कभी कोई बीमारी हो जाए तो उसके क्या इलाज हैं इसके बारे में जो है जनता वो जान सके। तो हमारे जो है दूरदर्शन समाचार बहुत समय से एक प्रोग्राम चला रहा है टोटल हेल्थ, जिसको कि बहुत पसंद किया जाता है, जिसमें कि पूरी कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज किसी रोग के बारे में दी जाती है और इसमें हेपेटाइटिस A, B, C जो हैं इनके बारे में भी जो है हम कार्यक्रम करते रहे हैं। और आइए अब नजर डालते हैं आज मौसम के हाल पर। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।